Hello students, welcome back to your physics concept class, and once again we are together with a new topic, and today's topic is some numericals based on the vector product. I assure you that you enjoy the class, but be with me till the end of the class. तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी और बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्लास के पहले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल है, आपको पता है क्या करना होगा। See on your screen. So now you can see on your screen your first question. Find out the area of a parallelogram whose adjacent sides are I plus 2j plus 3k and minus 3i minus 2j plus k. Okay, this is question number 1, and the sides are given I plus 2j cap plus 3k cap and minus 3i cap minus 2j cap and plus k cap. For solving the question, now returns back to the board. Okay, so these are the sides of a parallelogram. इनको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ये साइड को हम a सपोज कर लेते हैं और दूसरी साइड को हम b सपोज कर लेते हैं। इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी रीड की थी। और प्रॉपर्टीज में क्या था? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिव्स द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो सिंपल है, दो एडजेसेंट साइड गिवन है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और उस वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा? वेक्टर में आएगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो एरिया हमें मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वी। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। वी हैव टू राइट हियर आई कैप जे कैप के कैप एंड मल्टीप्लायर ऑफ आई जे एंड के कैप फॉर द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर में देखिए ए में क्या है? मल्टीप्लायर आई जे के कैप के 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3 सेम एज बी के भी नोटिस करने तो -3 -2 एंड 1 -2 3 -2 एंड 1। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बताया था मैंने आपको? जब हम आई कैप के लिए फाइंड करेंगे आई कैप का कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे? इस वाले कॉलम को छुपा लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो क्या लिखना होगा हमें? आई कैप वाले कॉलम को लेफ्ट कर रहे हैं, मीन्स दिस इनटू, मैं एरो बना देता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। फिर क्या करेंगे? माइनस दिस इनटू दिस, इस तरीके से। तो माइनस तो फॉर्मूले में है और ये -2 इंटू 3 -6 हुआ, तो माइनस माइनस +6 आई कैप। और ये प्रोडक्ट हम जब लिखते हैं तो क्या होता है? ये अल्टरनेट होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर तीसरा फिर पॉजिटिव। तो सेकंड वाला हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस। नाउ जे कैप हमें यूज़ करना है। जे कैप के लिए देखते हैं, ये वाले कॉलम को हमें छुपाना पड़ेगा। अब ये और ये बचा है आई का और के का, मीन्स दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस दिस इंटू दिस, -3 +3 मीन्स -9 और माइनस फॉर्मूले का दैट इज +9, दिस इज जे कैप। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस। अब के को फाइंड करना है तो ये वाले कॉलम को छुपा लेते हैं, ये दो बचते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मीन्स अब अगर हम यहाँ से इसको रब कर दें तो अब हम के कॉलम को फाइंड आउट करें तो हमें क्या करना होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ क्या है? 1 इंटू -2 दैट इज -2 और माइनस फॉर्मूले का है, और -3 इंटू 2 मीन्स -6 दैट इज +6। के कैप क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में? 8 आई कैप -10 जे कैप एंड +6 -2 4 के कैप। तो ये तो एरिया आ गया। ठीक है,
एरिया को अगर हम नॉर्मली किससे सपोज करते हैं, कुछ भी सपोज, अब इसका हमें चाहिए, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट मल्टीप्लायर ऑफ द आई कैप स्क्वायर प्लस वाई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर, ओके। सो स्क्वायर ऑफ 64 8 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 16, नाउ दिस इज 180 एंड इट कैन बी रिटन एज 90 into 2, okay, or also we can write it 20 into 90, 20 into 9, so this is 5 into 4 into 9, so now its square root is 3 for 9, 2 for 4 and 5, this is equals to 6 root 5 unit. This is the area. You can note down the solution of this question by crossing your screen. Okay. For our next question, that is the question number 2. Once again see on your screen. Now you can see your second question is given A cross B and B cross C equals to 0. Prove that A cross C equals to 0. For solving the question, now returns back to the board. Okay. क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 गिवन है, P क्रॉस C इक्वल्स टू 0 है। प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव करना है A क्रॉस C इज 0, A क्रॉस C इज 0। अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है, A क्रॉस B 0 गिवन है, B क्रॉस C 0 गिवन है, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज A क्रॉस B इज 0 और A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, AB साइन थीटा, मीन्स वेक्टर A 0 नहीं है, वेक्टर B 0 नहीं है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो मीन्स जो एंगल बिटवीन देम है थीटा, उसका साइन जो है वो यहाँ 0 रहा होगा। और कब 0 रहेगा, कंडीशन क्या रही होगी, साइन 0 मीन्स इस 0 कब होगा, ये व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रहा होगा, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर वेक्टर A इज पैरेलल विद वेक्टर V, इसका मीनिंग ये हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, एंड V क्रॉस C इज अगेन इक्वल्स टू 0, अगेन ये भी सेम कंडीशन है, थीटा यहाँ भी 0 रहा होगा, ठीक है, मीन्स B और C के बीच में जो एंगल है वो भी 0 रहा होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, B एंड C आर पैरेलल टुगेदर, देयरफॉर वेक्टर V इज पैरेलल विद वेक्टर C, ये रहे होंगे। अब देखते हैं इसकी कंडीशन से हमें क्या मिला। अगर हमने ये वेक्टर A ड्रॉ किया तो B वेक्टर क्या है, इसके पैरेलल है, छोटे बड़े की बात नहीं हो रही, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। सपोज करिए हमने ये ड्रॉ किया है, दिस इज B, ओके। अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, जो वेक्टर C इज पैरेलल टू, वेक्टर C इज पैरेलल टू B, और B के ही पैरेलल वेक्टर C है, तो इसको हम चाहे इसके ऊपर बना दें तो भी पैरेलल रहेगा, या यहाँ बना दें, इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये C हो गया। तो यू कैन सी हियर A B C ऑल आर पैरेलल टुगेदर, और हमें प्रूफ क्या करना है, A क्रॉस C, तो यहाँ से ये भी तो क्लियर हो रहा है A एंड C आर पैरेलल, देयरफॉर हम फाइनली ये लिख सकते हैं, हेंस A इज पैरेलल टू वेक्टर C। नाउ जब A C के पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस C, ये भी 0 होगा क्योंकि यहाँ भी एंगल 0 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, बात प्रूव हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। आई हैव माई टी हेयर, सो लेट्स शिप माई टी, ओके। फॉर सॉल्विंग or note down the solution of this question, you can note down by pausing the screen as always, okay. Now for our next question, that is question number 3,
फिर से एक बार आपको अपनी स्क्रीन पे देखना होगा। ओके, देखिए तो क्या देखा आपने स्क्रीन पे? नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। इसमें जो आपको गिवन है, क्या गिवन है? वेक्टर ए गिवन है और ए की वैल्यू कितनी है? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर v आपको क्वेश्चन में गिवन है। वेक्टर v कितना गिवन है? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर b की वैल्यू आपको गिवन है। सॉरी, दिस वन इज माइनस ये दो। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल का एक मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ। अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं a क्रॉस v, अगर हम इनका फाइंड आउट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉड a मॉड b साइन थीटा वेक्टर n कैप, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस न्यू वेक्टर a क्रॉस b। और ये n कैप किसके परपेंडिकुलर होता है? ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर मीन्स होता है। इसकी डेफिनेशन यही है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी और द परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें यूनिट वेक्टर पहले जो निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को जो ए बी साइन थीटा आती है, ये क्या आती है? ये होती है इसका मॉड, किसका? ए क्रॉस बी का। और एन कैप क्या है? वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग ये हुआ, मॉड ए क्रॉस बी लिखा तो मतलब साइन इन्वॉल्व हो गया एन कैप। और अगर हम एन कैप निकालते हैं तो क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। और एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए होगा, ए क्रॉस बी। सॉल्व कर लेते हैं जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लायर लिखिए, 3 1 2 एंड 2 माइनस 2 4। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले हमें आई कैप के लिए सॉल्व करना है, इसको छुपा लेते हैं। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 2 4। ओके, तो प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट नेगेटिव, जे कैप के लिए चाहिए तो 3 इंटू 4, ये जे कैप यूज करेंगे 12, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4। नेक्स्ट वन इज के कैप, और इस कॉलम को छुपाएंगे दिस इंटू दिस, तो माइनस 6, 3 इंटू 2 दिस इंटू दिस एंड दिस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2। फाइनली हमें क्या मिला? 4 प्लस 4 8 आई कैप, 12 माइनस 4 दिस इज माइनस 8 जे कैप एंड माइनस 8 के कैप। ये क्या मिल गया? ए क्रॉस बी मिल गया। मॉड भी निकाल लेते हैं इसका, मॉड ए क्रॉस बी। किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है आपको ऑलरेडी पता है। इसके मल्टीप्लायर के स्क्वायर रूट ले लेंगे, 8 का 64 फिर 8 का 64 और फिर 8 का 64। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 इंटू 3 दैट इज 64 का 8 होता है 8 रूट 3। ये वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर वी, इन दोनों के पास दिस इज एन कैप और इसकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए हमें। ए क्रॉस बी दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस
8 k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ए क्रॉस बी दैट इज 8√3। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को 8/8, सेकंड को 8/8, थर्ड को 8/8, तो ये हमारे पास में फाइनली क्या रहेगा, n कैप इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, 8 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a and b is n cap and its value is I cap minus j cap minus k cap divided by √3. This is the solution of this question. Now our next question, that is question number 4 of the day. For this question, once again see on your screen. In question you can see, find a vector whose magnitude is 12 and which is perpendicular to each of the vectors. Vector A और A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो आप देख सकते हैं क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर v गिवन है आपको, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। I repeated the question. Find a vector whose magnitude is 12 and which is perpendicular to each of the vector A and B. So now returns back to the board. Okay. So you can see here these are the two vector given. और एक और वेक्टर है जिसका मॉड सपोज करते हैं c है। लेट्स सी जो थर्ड वेक्टर गिवन है उसका मॉड 12 है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मॉड तो 12 है, लेकिन ये इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो फाइंड करना है आपको। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या करें हम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें, वो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और उसको इस मॉड से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मॉड तो स्केलर होता है। तो व्हेन अ स्केलर मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर इट गिव्स वंस अगेन द वेक्टर बट इन टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लायर। जैसे कोई वेक्टर 2, जैसे वेलोसिटी लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, और उस 2 मीटर में अगर आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 16, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन वही रहेगा अलॉन्ग द ईस्ट। नाउ द वेलोसिटी इज 16 मीटर अलॉन्ग द ईस्ट। वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का 12 चाहिए, लेकिन वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब हम इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें जो कि हमें डायरेक्शन देगा, और उस यूनिट वेक्टर को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 मैग्नीट्यूड हो जाएगा और यूनिट वेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 12 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका मॉड चाहिए हो, यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें A क्रॉस B को फाइंड आउट करने की। और ये आई कैप जे कैप सिमिलर मेथड है, 2-3 क्वेश्चन में ट्राई कर चुके हैं, अब तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ए के मल्टीप्लायर हैं 2, 3 एंड -2, और बी में है 6, 5 एंड -2। इसको सॉल्व करते हैं हम। आई कैप के लिए पहले सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम छूट जाएगा, दिस इनटू दिस, -6 -5 10 होगा, बट -10 हो जाएगा, तो 5 2 या 10, ये प्लस हो गया। ओके, फिर से एक बार देखिए, आई कैप को छोड़ दिया है, 3 × 2 -6 हो गया, ये दोनों ही वेक्टर नेगेटिव में, और -5 × 2 -10 हो गया, माइनस नेक्स्ट वन इज जे कैप, और जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 ये -4 है, और दिस इंटू दिस माइनस फिर प्लस हो गया, 12 हो गया, और प्लस के कैप के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉलम लेफ्ट हो जाएगा, 2 × 5 मीन्स 10, -6 × 3 18। ओके, ये टर्म आ गया हमारे पास में 6। फिर से देखिए के कैप के लिए क्या है, तो ये 2 × 5 10 -6 × 3 18। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मिला, 10 में से 6 लेफ्ट कर देंगे, 4 आई कैप, यहाँ 12 में से 4 लेफ्ट 8 हो जाएगा, -8 जे कैप, और यहाँ 18 में से 10 हो जाएगा, +8 के कैप। ये हमारे पास में आ गया A क्रॉस B। अब हमें A क्रॉस B का मॉड भी चाहिए होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मॉड A क्रॉस B का मीनिंग क्या हुआ, दिस स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा √16 + 64 + 64, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा
इंटू 64 प्लस 16, ये टर्म हमारे पास में आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें तो ये 128 प्लस 16, 2 इंटू 64, 128 एंड 16, इट इज इक्वल्स टू 144। इसका स्क्वायर रूट चाहिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ओके, क्लियर है? तो 12 आ गया क्रॉस बी। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो दैट इज एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए क्रॉस बी। ये मिल गया आपको। इसकी अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो ए क्रॉस बी क्या है, दिस वन 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ए क्रॉस बी इज 12। इसको देख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 12 हो, जिसको हमने सी सपोज किया है, और वो उस डायरेक्शन में हो, एन कैप के मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी with magnitude 12 इज वेक्टर सी, इसको हमने सपोज किया है। तो मैग्नीट्यूड तो 12 है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर ये है 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई 12। दिस 12 इज कैंसल आउट, द वेक्टर सी इज 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। This is the vector whose magnitude is 12 and acting along the direction perpendicular to both. Okay? अगर हम देखें ये जो वेक्टर है, इसका अगर हम फिर से मोड निकालें तो ये फिर से 12 ही आएगा। देखिए यही था ना 4 8 8 के, तो ये 12 ही आ रहा है, यूनिट वेक्टर है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन। यू कैन नोट डाउन बाई वॉशिंग द स्क्रीन। ओके, नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन। Question number 5. Once again you can see on your screen. Prove that for a triangle sin alpha upon A, sin beta upon B, sin gamma upon C, where A, B and C forms the side of a triangle opposite to the angles alpha, beta and gamma respectively. तो सिंपली चलिए, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन रिटर्न बैक टू द बोर्ड। क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, वो ये प्रूफ करना है आपको किसी ट्राइंगल के लिए साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी एंड साइन गामा अपॉन सी। बेसिकली इट इज अ साइन रूल। जैसे लास्ट स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स में हमने कोसाइन रूल प्रूफ किया था, ऐसे ये साइन रूल है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से प्रूफ करेंगे। और किसके लिए है, ट्राइंगल के लिए है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये कोई हम ट्राइंगल सपोज करते हैं, कोई भी ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं, ऐसे ये हो गया, ठीक है, इसमें साइड्स ए बी सी है, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था ट्राइंगल प्रॉपर्टी में साइड के सामने वाला एंगल, तो सबसे पहले ए के सामने वाला एंगल ए होगा। तो ए के सामने वाला कौन सा होगा, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है अपोजिट साइड के अपोजिट वाले एंगल। तो ए के अपोजिट कौन सा दिया है, अल्फा। तो ए के सामने जो एंगल होगा वो होगा ये अल्फा, मीन्स एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब बी के सामने जो एंगल होगा वो होगा बीटा, और जो सी के सामने एंगल होगा वो होगा गामा। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। और वेक्टर को जब हम क्लोज पॉश में बनाते हैं, वेक्टर क्लोज हो जाता है तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो मीन्स
अगर हम वेक्टर फॉर्म में किसी ट्राइंगल की साइड को ऐड करते हैं a प्लस वी, ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, a प्लस वी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इसलिए 0 है। साइड्स का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बट विद डायरेक्शन ये 0 है। जैसे कि आप सपोज करें आप यहाँ से चलना शुरू किए इन दिस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में वापस वहीं आ गए, तो जैसे अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट सपोज करें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। सेम इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में जब हम ट्राइंगल के अलाउंग किसी भी क्वांटिटी को सपोज करेंगे तो उनका फॉर्मेशन ये 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है, इसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को b के साथ क्रॉस करा देते हैं। यहां पे हम लिखते हैं टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद v, वेक्टर b के साथ। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। चलिए अब इस पूरी इक्वेशन का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या होगा a क्रॉस b प्लस v क्रॉस b प्लस c क्रॉस c, ओके, और इक्वल्स टू 0, तो यही है। अब देखते हैं क्या है। ये जो टर्म है b क्रॉस b, b वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज 0, क्योंकि पैरेलल एंगल का मतलब 0 और साइन 0 0 होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b, c क्रॉस b, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे 0 की साइड में तो ये माइनस सी क्रॉस बी होगा। और ये भी आपको ऑलरेडी पता है a क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं नॉट इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ओके, ये इसके इक्वल नहीं होता, लेकिन हम डायरेक्शन अगर इसको डायरेक्शन बदल दें तो ये माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ भी हम यही करेंगे a क्रॉस बी, और जब हम उसको उधर ले जाएंगे ये होगा, चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, माइनस सी क्रॉस बी, और इसको अगर हम चाहें तो सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी लिखना चाहें तो ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स माइनस सी क्रॉस बी का मतलब बी क्रॉस सी होगा उल्टा। तो इसको अपोजिट करके लिख दें तो ये टर्म मिल जाएगा हमें, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ये टर्म आ गया। इसको इक्वेशन सेकेंड यूज कर लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते रहिएगा प्रॉपर। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद, एक बार b के साथ में किया, एक बार c के साथ में कर लेते हैं, ठीक है। अब c के साथ कर लेते हैं, देखते हैं c के साथ लेते हैं तो क्या लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को फिर से देखिए, a क्रॉस c प्लस v क्रॉस c प्लस c क्रॉस c इक्वल्स टू 0। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये सिमिलर वाला 0 हो जाएगा, c क्रॉस c, क्या बचेगा हमारे पास में, a क्रॉस c इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस c, ये हो गया। और b क्रॉस c यहाँ भी है, b क्रॉस c यहाँ भी है, माइनस b क्रॉस c, तो इसको हम c क्रॉस b भी लिख सकते थे। तो यहाँ से इसको जब हम कंपेयर करेंगे, चलिए सेकेंड, और इसको इक्वेशन ले लेते हैं हम थर्ड, या फिर माइनस b क्रॉस c अगर हम यहाँ पे लिखें, ये जैसे a क्रॉस b है, माइनस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, और ये ए क्रॉस सी है, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको जरा इक्वेट करके देखिए, ठीक है, बी क्रॉस सी यहाँ पे है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सी क्रॉस ए, इसको चेंज कर दें तो ए प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस ए, तो ये क्या सी क्रॉस ए, तो ये माइनस हट जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा। ये मतलब इस माइनस को इधर लाए, माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस ए क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ, सी क्रॉस ए। तो इसको इक्वेशन थर्ड सपोज करिए और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मैनेज करना है क्वेश्चन को। अब मैनेज करने के लिए अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को यूटिलाइज करेंगे। देखिए कैसे, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, और यू कैन राइट डाउन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड।
तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये टर्म मिला है हमें A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C है, C क्रॉस A इक्वल्स टू B क्रॉस C है। इसका मतलब A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस AB है और ये B क्रॉस C भी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A क्रॉस C इक्वल्स टू V क्रॉस C इक्वल्स टू C क्रॉस A। ओके, ये टर्म मिला है। ये देखिए A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, ये तीनों मिल गए। सीक्वेंस भी आ गई, A क्रॉस C, A क्रॉस सॉरी A क्रॉस B है ये फर्स्ट वाला, A क्रॉस B, A क्रॉस B, ठीक है। फिर B क्रॉस C यहाँ पे मिल गया है हमें C क्रॉस A, तो A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C और B क्रॉस C इक्वल्स टू C क्रॉस A के भी है। तो A क्रॉस B इंटू इक्वल्स टू B क्रॉस C। अब इसको लिखने का तरीका, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? AB मॉड A मॉड B साइन थीटा, और वहाँ पर थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन द A एंड B। तो डायग्राम में देखिए A और B के बीच का एंगल कौन सा है? A ये है और B है, इसके बीच का एंगल कौन सा है? गामा, वेक्टर A और B। तो यहाँ कितना लिखना चाहिए मैं? गामा। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो A और B के बीच का एंगल यहाँ क्या है? गामा। नाउ B क्रॉस C, so B क्रॉस C इज इक्वल्स टू BC साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C। B और C के बीच का एंगल देखिए V और C, ये अल्फा है, तो दिस इज साइन अल्फा इक्वल्स टू C क्रॉस A। C क्रॉस A मीन्स CA और AC साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन C एंड A। C और A के बीच का एंगल क्या है? बीटा। तो दिस इज अगेन CA साइन बीटा। प्रूव हमें ये करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाई ABC, ABC से डिवाइड कर देते हैं पूरे। तो देखते हैं, जब फर्स्ट टर्म में ABC से डिवाइड करेंगे AB साइन गामा अपॉन ABC, तो AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? C साइन गामा अपॉन C। ऐसे ही जब यहाँ डिवाइड करेंगे ABC से BC कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा साइन अल्फा अपॉन A, और जब यहाँ करेंगे तो CA कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा साइन बीटा अपॉन B। तो फाइनली यही तो लिखा हुआ है, साइन अल्फा अपॉन A, साइन बीटा अपॉन B, साइन गामा अपॉन C। इसको सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं, मीन्स अल्फा को पहले लिख दीजिए, साइन अल्फा अपॉन A, साइन बीटा अपॉन B इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन C। यही प्रूफ करना था हमें। प्रूव्ड, ओके। So you can also note down this question by pausing the screen or playing the video again and again. I hope now the questions understood and you enjoy the session. So that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.